ब्रॉली को कैसे भूल सकते हैं हम लोग। ब्रॉली सुपर पावर विलन जो तो यार तुम लोग ने याद है कहा था जब संकेत सर आए थे तब असली में तुम लोग को ड्रैगन बॉल जी और अपने बचपन की याद आ गई थी। पर मैं आज उस शख्सियत को लेके आया हूँ जो ड्रैगन बॉल जी पर काम कर चुके हैं, उसमें अपनी आवाज दे चुके हैं, जिनकी आवाज हमारा कहीं ना कहीं बचपन बना चुकी है। और उनका नाम है राजेश कावा। जहाँ तक मुझे पता है जब ड्रैगन बॉल जी आया करता था तो राजेश कावा ड्रैगन बॉल जी में एंड्रॉइड 17 और इन्होंने ब्रॉली को भी अपनी आवाज दिए हैं मतलब सॉरी दे चुके हैं। मैं राजेश सर को काफी अच्छे से जानता हूँ और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं सर के साथ बैठ के मूवी भी देख चुका हूँ। और ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है, जिनको हम टेलीविजन पर सुनते हैं, देखते हैं, जिनकी आवाज पूरे देश के कानों में कहीं ना कहीं पहुंच जाती है, उनके साथ बैठ के मूवी देखना काफी बड़ी बात है, राइट। और मैं आपको बता दूं राजेश सर ने हैरी पॉटर को भी हिंदी डब में कर चुके हैं, जो वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस मूवी रह चुकी है। तो आज हम उन्हीं से कुछ बात करेंगे, थोड़े से सवाल जवाब करेंगे कि उन्हें ड्रैगन बॉल जी का प्रोजेक्ट कैसे मिला और वो क्या सोचते हैं एनिमे को लेके। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। पहले तो सर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आए। आज तो वाकई में काफी ज्यादा बातें मालूम पड़ने वाली है जो शायद हम नहीं जानते। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको ड्रैगन बॉल जी का प्रोजेक्ट कैसे मिला और कौन कौन था आपके साथ उस प्रोजेक्ट में और कैरेक्टर को आपने कैसे चूज किया। पहले तो मैं भी जो भी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। इस चैनल के ज़रिए यानी कि विक्सर के ज़रिए, फरहान के ज़रिए मैं आप लोगों तक पहुँच पाया हूँ। और एनीमे जो हम सबको बहुत पसंद है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच इस चैनल को। और अब आपका ये सवाल है कि ड्रैगन बॉल जी के बारे में, DBZ, जो हम सबका बहुत ही ख़ास फेवरेट शो रहा है। ये शो मैंने शायद, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने डब किया होगा 2004, 5, 6, शायद मैं गलती कर रहा हूँ, अगर आप तो करेक्ट कीजिएगा। तो मुझे याद है कि जब मैं ये डब कर रहा था तो कैरेक्टर्स के लिए पहले ऑडिशंस होते हैं हमेशा, और उसमें भी विशेष कैरेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए तो ऑडिशन होते ही हैं। चैनल से वहाँ से बुलाया जाता है, कहा जाता है। तो मुझे याद है मैंने उसमें सुपर हिट, बहुत ही फुल पावर कैरेक्टर ब्रॉली को डब किया था। तो ब्रॉली को जब डब करते वक्त मुझे पता नहीं था कि ये इतना लोकप्रिय होगा या ये शो इतना ज़बरदस्त पागलपन, मैडनेस लाएगा। लेकिन हाँ, हमने कोशिश की कि मैं उस आवाज़ को पहले मैच करूं, क्योंकि ऑडिशन के वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस कैरेक्टर को, उस आवाज़ को मैच करना होता है। तो ब्रॉली के लिए काफ़ी आर्टिस्ट के ऑडिशन लिए गए थे, तो उसमें से लकीली मैं बहुत अच्छा विलन, बहुत अच्छा शैतान निकला जो लोगों को पसंद आया ब्रॉली के रूप में। तो उसके लिए मुझे चुना गया। और भी मैंने कुछ अलग अलग किरदार निभाए थे उस शो में, आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। एंड्रॉइड 17 शायद, यस, और भी शायद कोई एक कैरेक्टर था, तो वो सब मैंने निभाए थे। और हाँ, जो ऑडिशन का प्रोसेस होता है उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। हमारी डबिंग डायरेक्टर है अनीता जी, अनीता डिकोस्टा, थैंक्स टू हर, क्योंकि वो अच्छे से गाइड करती हैं हमें कि इस कैरेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ इसमें एसेंशियल है, जो ज़रूरी है, जो इस कैरेक्टर को खिलाकर मतलब संवार कर बाहर लाएगी। तो हमने कोशिश की थी और मेरी उसमें कामयाबी मिली मुझे। और दूसरे जो कैरेक्टर्स थे उसमें जो आर्टिस्ट थे, मुझे जहाँ तक याद है, बहुत पहले की बात है, हालांकि इतना याद नहीं है, बहुत शोज़ और फिल्में डब करते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, उसमें गोकू के कैरेक्टर के लिए अंकुर झवेरी थे, और कुछ कैरेक्टर के लिए मयूर व्यास, और भी कैरेक्टर्स जैसे उर्वी आशर, और बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी आर्टिस्ट थे, वो आपको पता ही होगा, आप आवाज़ सुनते ही जान लेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है, आप ये वॉइस एक्टिंग के फील्ड में कब आए? मुझे काफी अच्छा लगता है पर्सनली सबकी जर्नी जानने में, तो आप भी अपनी जर्नी में से कुछ चीजें शेयर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जर्नी वाकई इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था, मैं मुंबई का ही, मतलब हूँ गुजराती, लेकिन मुंबई ही स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ यहीं किया है। तो मैं कॉलेज में था, 12th का वेकेशन था, 12वीं कक्षा के वेकेशन में इंसान एकदम यंग होता है, कुछ करने के लिए बहुत ऊर्जा भरी होती है।
तो मैंने इस लाइन यानी क्राफ्ट, आर्ट या एक्टिंग, डबिंग, इससे कोई रिलेशन नहीं था, ज़्यादातर कोई वास्ता ही नहीं था, फैमिली में कोई था नहीं दूर तक। तो मैंने एक ऑटो रिक्शा के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, उस दुकान में काम किया था। मैं जॉब करता था, 1300 रुपया महीना। तो सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक का टाइम था। तो वो मैंने वेकेशन में किया, लेकिन मैं किस्मत वाला रहा कि मुझे ज़्यादा दिन उसमें काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो कलाकार था अंदर का वो फुदक रहा था, उछल रहा था कलाकार का कीड़ा। तो मेरे एक मित्र हैं हरिकृष्ण दवे, उन्होंने मुझे बुला लिया, कह रहे थे कि मैं गुजराती हूँ, तो गुजराती प्ले जो होते हैं मुंबई में काफ़ी अच्छा मार्केट है, अच्छा स्टेज है, प्लेटफॉर्म है। तो मैंने उसमें क्या किया कि जो बैक स्टेज का काम होता है शुरुआती तौर पे, अगर आम भाषा में लोग समझेंगे, कहूँगा कि स्पॉट बॉय का, तो बैक स्टेज वाला जो काम होता है थिएटर में, वो किया मैंने। और उसमें शुरुआत में मैंने 97 की बात है ये, 97, 98, 99, ये 2-3 साल मैंने गुजराती एज एन आर्टिस्ट भी काफ़ी कुछ काम किया, एक्टर के तौर पे, गुजराती सीरियल, गुजराती फिल्में। तब तक डबिंग का कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर 99 के आसपास मेरे बड़े भाई हैं मुकेश कावा, उनके ज़रिए मैं डबिंग में आया। और 99 के बाद काफ़ी धीरे धीरे काम करने लगा। शुरुआत में मातृभाषा होने के कारण गुजराती में काम किया, उसके बाद हिंदी में काम किया। तो हिंदी में काम किया तो करते करते फिर काफ़ी काम करने लगा मैं। और कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे जो आप सबको भी पसंद है। एनीमे का सुपर हिट प्रोजेक्ट बेब्लेड, ये बहुत ही उम्दा और सुपर हिट प्रोजेक्ट था, जो मुझे इनिशियल स्टेज पे ही मिला। मेरे ख्याल से 2002 या 3 की बात है, ये तब मुझे मिल गया था। और उसमें मैं रे था, आप सबको पता है, क्योया रे। तो ये ऐसे सफ़र शुरू हुआ। उसी दौरान कुछ एक्टिंग चल रही थी मेरी गुजराती, लेकिन हाँ, फिर मैंने फुल फ्लेज डबिंग शुरू कर दी थी। वैसे सर, आप ये बात को लेकर काफी अच्छे से वाकिफ हो कि हमारे टेलीविजन पर अभी क्या दिखाया जाता है और पहले क्या दिखाया जाता था। वो एक टाइम था जब हम लोग ट्यूशन जाने से पहले 5:30 बजे टीवी खोल के बैठते थे और उस पे बेब्लेड आता था। और बेब्लेड से याद आता है कि आप भी उसमें अपनी आवाज दे चुके हो। और पोकेमॉन आता था, ड्रैगन बॉल जी आता था, पर अब कहीं ना कहीं हम वो चीज को मिस करते हैं और चैनल्स भी अब वो चीज को नहीं दिखा रहे। वो सीरीज को उन्होंने कंटिन्यू करना नहीं चाहा। आई डोंट नो उसका रीजन क्या होगा, बट आज के वक्त पे जो दिखाया जा रहा है, मैं पर्सनली कहूँ तो वो चीज से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपका इस चीज को लेके क्या कमेंट रहेगा? क्योंकि देखो सर, मुझे संकेत सर ने लास्ट टाइम जब चैनल पर आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि हम सब लोग फरहान एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए भूखे रहते हैं कि कब कैसी अपॉर्चुनिटी आ जाए और हम उसमें अपना 100% देके अपना असली पोटेंशियल दिखा के लोगों से उनका दिल जीत पाए, कि लोग देखकर उस चीज को सिर्फ ये ना देखें कि वाह क्या चीज थी, लोग उसके प्रोडक्शन को भी लेके बात करें कि यार ये वॉइस एक्टर ने हिला के रख दिया। और हमारे इंडिया में एक बार ये चीज हो चुकी है, जब डेडपुल का प्रोजेक्ट संकेत सर के हाथ से लेके किसी और को दे दिया गया था, तब काफी लोग खुल के सामने आए थे कि उन्हें प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट के ही इसमें मूवी देखना है, वरना वो इस मूवी को बॉयकॉट करेंगे। इन सब चीजों से मेरा यही कहना है कि अगर कल का एनीमे आता है तो आपको तो पता होगा कि उसमें काफी ऐसे कैरेक्टर्स हैं, अगर वो चीज इंडिया में आ गई तो उस कैरेक्टर से आपकी पहचान की जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी किधर ना किधर तो मिस हो रही है? बिल्कुल, बहुत लंबा सवाल था, मतलब इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि जितने भी एनिमे लवर्स हैं, जितना भी हमने एंजॉय किया है, पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि शुरुआत में ये वक्त था कि उस समय बहुत ही प्यार मिला एनिमे को, इतने अच्छे शोज़ थे, तो चैनल भी प्रेरित हो रही थी काफ़ी कुछ दिखाने को। तो वो वक्त मुझे अच्छी तरह से याद है। DBZ, बेब्लेड, पोकेमॉन, काफ़ी इंटरेस्टिंग शोज़ जो बहुत ही लोकप्रिय थे। फिर धीरे धीरे ये जैसे शोज़ ख़त्म हुए, इसमें निर्णय लेते हैं चैनल्स और उनके मार्केटिंग टीम्स। इसमें आमतौर पर क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे ओरिजिनल शो का बोलबाला हुआ इंडिया में, और लोग ओरिजिनल शो हिंदी में ही यहाँ ओरिजिनल बनने लगे एनिमेशन। उसके बाद ये जो बाहर से ख़रीदते थे चैनल वाले, जो जापानीज़ या चाइनीज़ या अंग्रेज़ी शोज़ जिसको डब किया जाता था हिंदी में, वो धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल का मार्केट बढ़ने लगा। तो ये मार्केटिंग टीम जो होती है, चैनल होते हैं, ये इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आफ्टर ऑल बिजनेस इज़ अ बिजनेस, इस चीज़ को फोकस करते हैं। और उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन तय किए, कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसको लेकर उन्होंने
एनिमे की तरफ जो उनकी नज़र थी वो हटा ली, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, जैसे आपने कहा कि बाकी आर्टिस्ट बता चुके हैं कि हमें इतने इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग कैरेक्टर प्ले करने को मिलते थे एनीमे में, वो अभी नहीं मिलते क्योंकि ऐसे शोज़ ही नहीं आते। मुझे आज भी याद है, जो एनिमैक्स एक चैनल था, उसके लिए मैंने बहुत सारे शोज़ डब किए हैं, बहुत सारे, ढेरों शोज़। उसमें एक शो था ज़ीरो, मेरे ख्याल से ज़ीरो के आगे पीछे कुछ लगता था, याद नहीं है ठीक से, क्योंकि ये सब बात है 2004, 5, 6 के आसपास की। तो ज़ीरो एक नाम का एनिमेशन शो था, एनीमे शो था। तो उसमें एक छोटा बच्चा था, वो था डिटेक्टिव था, तो उसको मैंने डब किया था। और क्या एक से एक एपिसोड, क्या एक से एक केस थे। मतलब मुझे डब करते करते लगातार फील होता था कि इसके बाद क्या होगा, वाकई ये आगे कदम पहुँचे, आगे कदम क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मतलब अद्भुत शोज़ है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे शोज़ किए हैं मैंने। तो एनीमे की जो कहा जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, इंग्रेडिएंट, एक एक कैरेक्टर डिज़ाइन होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसमें किसी एक का जिम्मा नहीं है कि ये एनीमे इंडिया में क्यों नहीं है, या कई बहुत सारे कॉल लिए जाते हैं, लेकिन ये कोशिश रही है हमारी कुछ आर्टिस्टों की वापस लगातार, और हमने ये मामला गर्म किया है कि एनीमे वापस आए ताकि हमें एनीमे, अच्छी फिल्में, अच्छे शोज़ डब करने का मौका मिले। और हाँ, हम वाकई बहुत प्यासे होते हैं अच्छे कैरेक्टर के। जब भी कैरेक्टर अच्छे मिलते हैं तो हम उसे 100% देने की कोशिश करते हैं, पूरा न्याय देते हैं, और जो आप लोगों तक पहुंचता है और आप लोगों को भी पसंद होता है, उसी वजह से आप हमें प्यार करते हैं। तो कोशिश जारी है, और मुझे लगता है कि ये मामला गर्माता रहा है, धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, कि ज़्यादा वक्त नहीं, शायद 6 महीने, 1 साल भर मैक्सिमम। उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर सब कुछ रहा तो एक एनीमे चैनल ही आ सकता है जिस पे एनीमे ही शोज़ चलेंगे। तो बस प्रैक्टिस जारी है। अपॉर्चुनिटी, ये सारे आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी वाकई मिस हो रही है, क्योंकि हमने जो कोशिश की थी एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म करने की, क्योंकि हम उस वक्त धीरे धीरे डब कर रहे थे और अपने आप को संवार रहे थे, सुधार रहे थे एज एन आर्टिस्ट, तो हमें मौका मिला वैसे कैरेक्टर्स डब करने का। एनीमे, ये जैसे बेब्लेड में रे, क्योया, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, और बाकी एपिसोडिक कैरेक्टर्स भी करते थे हम कभी कभी, विलन वाले कैरेक्टर्स, ये वो कुछ कैरेक्टर आ गए, तो अपने आप को हम बहुत ही अच्छे से उसमें डेवलप कर रहे थे। तो वैसे मेरे ख्याल से हम तो काफ़ी किस्मत वाले रहे हैं, एक वक्त पे इतना सारा एनीमे डब किया है। लेकिन जो आजकल काफ़ी आर्टिस्ट हैं, पिछले 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनको भी ऐसा मौका मिले, इंटरेस्टिंग शोज़ मिले एनीमे के, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले और वो भी आजमाए कैरेक्टर्स को। मैं आपसे सर एक और सवाल करूंगा। लोग, मैं देखता हूं कि आप लोगों के ऊपर डाल देते हैं कि आप लोग ये सब चीजों को डब नहीं करते, तो आप बस क्लियर कर दीजिए कि आप ये सब डब नहीं करते या इसका रीजन कुछ और है। नहीं, सिंपल सी बात है, काफ़ी फैंस हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम पर डाल देते हैं कि राजेश सर, राजू सर, कावा सर, आप ये डब क्यों नहीं करते, आप सर एनीमे आएगा तो डब करेंगे क्या प्लीज़, सर आपने ये कैरेक्टर डब क्यों नहीं किया, सर आप ये फिल्म में ये डब करेंगे। लेकिन ये सारा जो होता है, ये जो प्रोसेस है, वो प्रोड्यूसर्स, जो वो प्रोडक्ट है या सीरीज़ है या फिल्म है, जिनके मालिक हैं वो प्रोड्यूसर्स, उसके बाद चैनल्स के बाद जो एनिमेशन या फिल्म या एनीमे डब कराते हैं वो वेंडर, प्रोड्यूसर, ये पूरी चेन है। सबके पास अलग अलग जिम्मा है, सबके पास अलग अलग काम है। तो वो चाहते हैं जैसे कि इसको हमें डिलीवर करना है, तो ऐसे ऑडिशंस होते हैं, वैसे कास्ट किया जाता है, डबिंग होती है। तो बेशक अगर हमें बुलाया जाए, जैसे संकेत ने कहा, वैसे मैं भी कहूँगा, जैसे हमें बुलाया जाए ऑडिशंस के लिए, हम ऑडिशंस के लिए जाते हैं। हमें अगर सिलेक्ट किया जाए तो हम डब भी करते हैं और आप तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। तो बहुत सारे लोग बीच में होते हैं, सिर्फ आर्टिस्ट इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस आपको आप तक अच्छे से काम पहुँचाने के अलावा।
आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये रहेगा, जो मैंने संकेत सर से भी पूछा था कि इंडिया में वॉइस आर्टिस्ट को ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जिस हिसाब से फॉरेन में किया जाता है। अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि हाँ, आजकल थोड़ा ज्यादा लोग वॉइस एक्टर को पहचानने लगे हैं, जैसे कि आप, संकेत सर और सोनल कौशल मैम। तो इसके पीछे मुझे जो मेरा रीजन है वही है कि शायद आप लोग के पास वो प्रोजेक्ट नहीं आ पाता जिसमें आप लोग अपना हुनर दिखा पाओ। लाइक होता है अभी भी, जैसे अभी आप वो ऑडियंस के लिए अपना काम करते हो जिसको एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस देखती है, पर वो सिर्फ ऑडियंस ने मजे के लिए देखा और देखकर एंटरटेनमेंट हुआ और वो चले गए। पर जैसे कि काफी मूवीज होती है और एनिमे होते हैं और उसकी ऑडियंस कैसा थोड़ा क्रिटिक होती है, जैसे हम है सिर्फ इतना नहीं देखते कि वाह क्या स्टोरी थी, क्या मूवी थी और क्या एनिमेशन थी। हम ये भी देखते हैं कि मूवी के प्रोडक्शन के पीछे कौन कौन था जिसने ये प्रोजेक्ट को इतना ज्यादा सुपर डुपर हिट बनाया, जिसने ये प्रोजेक्ट में अपनी जान डाल दिया। और सिर्फ मैं नहीं, मेरी ऑडियंस भी सेम वही कैटेगरी में आती है जो ये देखती है कि उसके प्रोडक्शन के पीछे कौन कौन था। तो आपको क्या लगता है इंडिया में क्यों नहीं कहीं ना कहीं वॉइस आर्टिस्ट लोग को ज्यादा स्पॉटलाइट में नहीं लाया जाता? इतना लंबा सवाल, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो ये बताऊँगा कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। हमेशा आप इतना प्यार करते हैं, सराहते हैं हमारे काम को, तो हम किस्मत वाले हैं। जैसे भी जो भी आप तक पहुंच पाए हैं, लोकप्रिय हैं, तो हम किस्मत वाले हैं कि हमने एक वक्त पे ऐसे कैरेक्टर्स निभाए हैं जिस वजह से आपके दिल तक वो कैरेक्टर्स पहुंचे हैं और आपको पसंद आया है वो सारा वो पूरा शो या उसका डिज़ाइन, उसकी क्रिएटिविटी। तो वो हमारी किस्मत है। तो वाकई बाकी आर्टिस्टों को भी ये मौका मिले, मैं यही चाहूँगा, और बाकी आर्टिस्टों को भी आपका प्यार मिले। तो मैं यही चाहूँगा, एनीमे की जो फीलिंग है, जो रोमांस, फैमिली ड्रामा और अलग अलग जो सारे रंग दिए गए हैं, जो एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म करने में मज़ा आएगा, वो सबको इसका मौका मिले। और आपने पूछा कि ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता वॉइस एक्टर्स को। मैं जानता हूँ, मानता हूँ। जैसे एक फ़िल्म की स्क्रीनिंग थी, मैं और संकेत आपके साथ आए थे पिक्चर, हमें अच्छी तरह से याद है, वेदरिंग विथ यू, अमेजिंग मूवी। तो हमें वाकई फील हो रहा था कि इस फिल्म का एक किरदार अगर मैं डब कर रहा होता तो कितना मज़ा आता, काश ऐसा मौका मिले। तो तभी जैपनीज़ जो वॉइस एक्टर हैं उनकी आवाज़ भी हमारे जो इंडिया की ऑडियंस है वो पहचान रहे थे और तालियां बजा रहे थे, क्लैपिंग्स, और खुश हो रहे थे। तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ कि अगर वहाँ के वॉइस एक्टर्स को इतना प्यार है तो इंडियन वॉइस एक्टर्स हैं हमारे, इतने टैलेंटेड हैं, उनको कब प्यार मिलेगा। लेकिन हाँ विग सर जी, आपकी बदौलत और बाकी लोगों की बदौलत लोगों तक बात पहुँच रही है, पता चल रहा है कि ये वॉइस एक्टर ये है, ये वॉइस एक्टर ये है। तो ये सिलसिला जारी रहे तो और भी लोगों को लोग पहचानेंगे और प्यार देंगे। अभी अगर प्रोजेक्ट्स नहीं आ पाते हम तक जिसमें अपना हुनर दिखाना हो, तो इसमें ये कहूँगा कि कई बार कई प्रोजेक्ट्स आते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इतना सारा एनिमे डब करने का मौका मिला है एक वक्त पे, इतनी सारी सीरीज़ हमने डब की हैं एक वक्त पे। तो हाँ, जिसके ज़रिए हम आप तक पहुँचे, आपका प्यार मिला। लेकिन हाँ, अभी वो एनिमे नहीं आ रहा है हम तक, हम डब नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह मैंने आपको बताई, जैसे मार्केटिंग, सोशल, ये मार्केटिंग टीम, ये चैनल्स और काफ़ी प्रोड्यूसर्स और विदेशी कंपनी और काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम तक आए तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अगर अच्छा कैरेक्टर हो तो उसको और अच्छा परफॉर्म करें। अगर कई बार कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं होता है या जैसे हम अपना सिग्नेचर छोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं और संकेत और हम लोग बाकी आर्टिस्ट कि क्या करते हैं, जैसे बाकी चीज़ें जैसे आपने बताया इंग्लिश फिल्म हिंदी में या साउथ की फिल्म हिंदी में, तो आपने देखा ही होगा साउथ की फिल्म हिंदी में अगर हम करते हैं तो मैं अपना सिग्नेचर छोड़ता ही हूँ ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और प्यार रहे उस कैरेक्टर को लेकर और वॉइस एक्टर को लेकर। तो कोशिश यही रहती है कि हम अपना स्टाइल, एक यूएसपी, एक सिग्नेचर छोड़ें, तो कैरेक्टर को उभारने की कोशिश रहती है। हाँ, तो जैसे कि आपने कहा कि किसी ने ये देखा और देखा थोड़ी देर के लिए, मनोरंजन के लिए, फिर भूल गए, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हर कैरेक्टर में अपनी जान डाल दें और एक सिग्नेचर छोड़ें। तो लेकिन हम फीचर फिल्म करते हैं, एनिमेशन करते हैं, साउथ की फिल्म करते हैं, मैं और संकेत और बाकी आर्टिस्ट, तो हमारी कोशिश वही रहती है कि हम उसमें कुछ ऐसा करें कि वो लोगों के दिल में रहे। जैसे हम
एनिमे की बात कर रहे हैं फिलहाल, एनिमे के बहुत चाहने वाले प्यार करते हैं, लेकिन वैसे ही और भी चीज़ें हैं जैसे फिल्म, एनिमेशन शोज़, कार्टून शोज़ या साउथ की फिल्म, तो सबके चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं बैठे हैं जो ये चीज़ ही उनको अच्छी लगती है या वो देखना चाहते हैं। तो साउथ के फिल्मों के चाहने वाले अलग हैं, हॉलीवुड की फिल्मों के चाहने वाले अलग हैं, वेब सीरीज़ के चाहने वाले अलग हैं। तो हमारी कोशिश वो रहती है कि हम जैसे दिल में जगह बना लें एज एन आर्टिस्ट। आपने कहा कि आप देखते हैं, आपका नज़रिया अलग होता है, आप ओवरऑल टीम कौन काम कर रही है, किसकी आवाज़ है, प्रोडक्शन वैल्यू, सब कुछ देखते हैं। तो ये आपका नज़रिया है, आपके जो साथ आपको फॉलो करते हैं उनका नज़रिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या होगा, हम आर्टिस्ट को फ़ायदा होगा, हमारे आर्टिस्ट जो भी जितने भी लोग हैं उनकी आवाज़ की पहचान बनेगी, आप पहचानेंगे, आप कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के बारे में लिखेंगे तो उनके नाम को लेकर लिखेंगे, उनके काम को लेकर लिखेंगे, तो वो और भी प्रचलित होंगे। तो ये बात अच्छी ही है। मेरा ये मानना है कि सबको ऐसा होना चाहिए कि एक बार देखा और भूल गए, वैसा नहीं। सबको ऐसा होना चाहिए कि इसके पीछे हमने देखा, मज़ा आया कि इसके फिल्म के पीछे कौन होगा, किसकी आवाज़ होगी, या ये कार्टून के पीछे कौन होगा, एनिमे के पीछे कौन होगा, इस वेब सीरीज़ के पीछे कौन होगा, वॉइस एक्टर। कई लोग देखते हैं, इतने सारे इंग्लिश शोज़ आते हैं, फिल्में आती है, सब देखते हैं, एंजॉय करके भूल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कौन होगा। ये जैसे आपकी चाहना है, आपकी इच्छा है प्रगाढ़ कि आप चाहे और समझे कि कौन है, वैसे सब लोग भी चाहें तो पूरा सिनेरियो ही बदल जाएगा वॉइस इंडस्ट्री का। थैंक यू सो मच विक सर इसके लिए। और थैंक यू सो मच विक सर, फिर से एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एनिमे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी, हम लोग तो साथ हैं ही, आपको तो पता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ एनिमे को लेकर, और लगातार कोशिश करते रहेंगे। और बाकी जो भी देखने वाले हैं तो मेरे ख्याल से समझ जाएंगे कि सब कुछ आर्टिस्ट के हाथ में नहीं होता। हम काफ़ी कोशिश करते हैं हर चीज़ को लेकर, लेकिन जहाँ तक मामला हम तक पहुँचने की देर है, बस हम तक पहुँचे, उसके बाद तो काफ़ी कुछ हम कोशिश करते हैं कि हम उसको सोने पे सुहागा लाएं। लेकिन इंटरनेशनल कंपनी, प्रोडक्शंस, प्रोड्यूसर्स, चैनल और बाकी प्रोड्यूसर्स, वहाँ से अगर सब कुछ सही हो जाए और हम तक पहुँचे, तो हम तो चाहते हैं कि हर एक एनिमे फिल्म और एनिमे शोज़ को हम डब करें और ऐसे ही आपका प्यार पाते रहें। फुल पावर। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। और जहाँ तक बेब्लेड की बात है, बेब्लेड में तो बहुत ही सुपर हिट हो रहा है, सारे कैरेक्टर सुपर हिट। तो मेरा कैरेक्टर जैसे रे, नहीं टाइसन, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, हो जाए शुरू। और हाँ, उसमें कैरेक्टर क्योया मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं भी तुम सबका खात्मा कर दूंगा। है ना। और ब्रॉली को कैसे भूल सकते हैं हम लोग। ब्रॉली सुपर पावर विलन जो एक हो या 100 हो, मैं सबको देख लूंगा। है ना। तो सुपर कैरेक्टर्स ये है जिसको मैंने हमेशा पसंद किया है परफॉर्म करते वक्त। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच विक सर। शुक्रिया सर, आप हमारे चैनल पर आए, काफी अच्छा लगा हम सभी को, और आगे भी उम्मीद है कि हम दोनों ऐसे ही साथ में वीडियोस बनाया करेंगे। और आपका काफी ज्यादा शुक्रिया जो आपने एनीमे कम्युनिटी के लिए इतना ज्यादा अपने तरफ से सपोर्ट दिखाया। रियली हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा किस्मत वाली है जो हमें इंडस्ट्री से भी इतना ज्यादा सपोर्ट आ रहा है। इन दी एंड राजेश कावा के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। काफी सीनियर और काफी एक्सपीरियंस वाले वॉइस आर्टिस्ट है वो। जब हम टीवी खोल के बचपन में देखते थे तो यही वो शख्स हुआ करते थे जो टीवी के अंदर हमारा उस वक्त में बचपन बना रहे थे। मेरी आप लोग से अपील है, आप लोग ऐसे टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट लोग को जाके इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो करो, जिससे हमारे इंडिया के वॉइस आर्टिस्ट और ज्यादा ग्रो कर सके। मैंने राजेश सर का इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, और आपका फर्ज बनता है यार उनको जाके फॉलो करना मतलब जाके उनके इंस्टाग्राम पर रेट डाल दो, और राजेश सर के लिए हो सके तो कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट भी करिए। ध्यान रखना, आपको कैसे भी करके कुछ भी करके उनको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपका फर्ज है। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही।
नहीं राजेश सर के लिए तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक करो, ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो यार। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।